मैं बीपी राणा आपका अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तुल्यांकी भार पार्ट 3 यानी कि क्षारों का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, क्षारों का तुल्यांकी भार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि सर आपका चेहरा पूरा दिखाई नहीं देता। अरे मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेरे चेहरे से मतलब नहीं है, आपको अपने ज्ञान से मतलब है। चेहरा दिखाई दे ना दे वो ज़्यादा डिपेंड नहीं है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि आप मेरे इस चैनल से क्या ले रहे हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्षार। और ये क्षार होते क्या हैं? केसेस। देखिए आर्हेनियस की जो कॉन्सेप्ट थी उसमें बताया गया था कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं, OH नेगेटिव, जिनको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो एक्वस सॉल्यूशन में जलीय विलयन में जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हीं को क्षार कहा जाता है। दोज सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसिस लाइक NaOH। देखिए जब इसको एक्वस का मतलब बेटा वाटर होता है, यानी पानी में डाला गया हो। ठीक है, तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव आपका एक्वस सॉल्यूशन में और OH नेगेटिव एक्वस सॉल्यूशन में। तो जो इस प्रकार OH नेगेटिव दे देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कर देते हैं, उन्हीं को हम बेस या क्षार कहते हैं। KOH ले लीजिए, KOH विल बी रिवर्सिबल, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ऑल आर इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी सभी जलीय विलयन में। तो जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव देते हैं उन्हें जी हाँ क्षार कहते हैं। जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्षारों की अम्लता। क्षारों की अम्लता, एसिडिटी ऑफ बेसिस, एसिडिटी ऑफ बेसिस, देखिए किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित या विस्थापनीय OH नेगेटिव की संख्या ही उसकी अम्लता या अम्लीयता या एसिडिटी कहलाती है। क्षार के एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में कितने OH हैं या कितने OH वो वाटर में प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है, उनको ही हम क्षार की अम्लता कहते हैं। जैसे बेटा NaOH जब पानी में डालते हैं तो देता है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। कितने OH दिए? इसने एक OH दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो NaOH है उसकी जो अम्लता है, एसिडिटी है, वो कितनी है बेटा? 1, क्योंकि इसमें 1 OH है। तो अगर 1 OH है तो अम्लता 1 हो जाएगी। और जिनकी अम्लता 1 होती है उन्हें एकल अम्लीय क्षार या इंग्लिश में बोलते हैं मोनो एसिडिक बेस कहते हैं। बेटा CaOH ट्वाइस की मैं बात करूं तो CaOH ट्वाइस, कितने OH हैं इसमें? ट्वाइस का मतलब 2 बार, तो इसमें 2 OH हैं। इसका मतलब है कि इसकी अम्लता 2 होगी। 1 OH है तो अम्लता 1, 2 बार OH आ रहा है तो अम्लता 2। इसको द्विक्षारीय द्विअम्लीय क्षार कहते हैं, द्विअम्लीय अक्षार या इंग्लिश में डाई बेसिक एसिड। आगे बात करते हैं जी AlOH थ्राइस में कितने OH हैं? जी हाँ आप सही समझ रहे हैं, 3 OH हैं। इसका मतलब इसकी अम्लता कितनी होगी? जी हाँ 3, और इसको कह देंगे 3। जी शाबाश, आप भी कोशिश करते रहिए। 3 अम्लीय क्षार, और इंग्लिश में कह देंगे ट्राई बेसिक एसिड। सॉरी यार ये गलत लिखा जाता है बार बार, वो अम्लों वाला ध्यान आ रहा है। ट्राई एसिडिक बेस।
तो मैंने दो चीजें बताई, क्षार क्या होते हैं जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव देते हैं, किसी क्षार में जितने OH होते हैं वो उसकी अम्लता होती है। तो क्षार क्या, मेरे साथ बताइए, क्षार क्या होते हैं जो जलीय विलयन में, जी हाँ, OH नेगेटिव देते हैं। और क्षार की अम्लता, क्षार में उपस्थित OH समूहों की संख्या ही उसकी अम्लता कहलाती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्षारों का तुल्यांकी भार। क्षारों का तुल्यांकी भार, तो इसकी परिभाषा ये है कि किसी क्षार के अणुभार तथा अम्लता के अनुपात को ही क्षार का तुल्यांकी भार कहते हैं। क्षारों का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेसिस, द रेशो ऑफ मोलर मास एंड द एसिडिटी ऑफ ए बेस इज नोन एज इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। तो क्षार का तुल्यांकी भार बराबर हो जाता है क्षार का अणुभार, क्षार का अणुभार और बटे अम्लता, यानी मोलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी। चलिए तो देखते हैं करके, जैसे NaOH है बेटा, ये बताएं कि अम्ल है या क्षार है। देखिए ये क्षार है क्योंकि इसमें OH है, तो इसका तुल्यांकी भार का ई का मतलब इक्विवेलेंट वेट मतलब तुल्यांकी भार बराबर इसका अणुभार मान लिया हमने M और बटे अम्लता कितनी होगी इसकी, कितने OH है इसमें, 1, तो अम्लता 1, तो अपॉन 1। मोलर मास होता है इसका यानी अणुभार 40/1 बराबर 40। और जिनके लिए तुल्यांकी भार का मान अणुभार के समान होता है उनकी नॉर्मलता मोलरता के बराबर होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अब बात करते हैं CaOH का तुल्यांकी भार बराबर इसका अणुभार M और बटे अम्लता कितनी होगी। बस कुछ नहीं करना, डरिए मत, कुछ नहीं करना, ये देखना है OH कितने हैं, 2 बार है तो अम्लता 2 होगी, यानी तुल्यांकी भार अणुभार का आधा। अणुभार कितना होता है इसका 74। अणुभार निकालना नहीं आता हो तो चैनल पे वीडियो डाली हुई है मैंने अणुभार निकालना, तो उसे आप देख सकते हैं, निश्चित रूप से 100% आपकी समझ में आ जाएगा। तो 74/2 = 37, यानी तुल्यांकी भार अणुभार का आधा है, 74 का आधा हुआ। तो इस केस में नॉर्मेलिटी मोलैरिटी से दुगनी होगी। आगे बढ़ते हैं, AlOH थराइस का तुल्यांकी भार। AlOH थराइस क्या है, अम्ल है या क्षार, क्षार है जी, और कैसा, ट्राई एसिडिक बेस, त्रिअम्लीय क्षार है। तो इसका अणुभार मान लिया हमने M अपॉन अम्लता कितनी है इसकी बेटा, एसिडिटी, जी हाँ आप सही सोच रहे होंगे, एसिडिटी है इसकी 3, और इसका अणुभार कितना होता है, अणुभार होता है इसका 78। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर अणुभार में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैनल पे वीडियो डाली हुई है उनमें आप जाकर के देख सकते हैं। तो अम्लता कितनी, 3 = 26 एंड नॉर्मलिटी = 3 × M। तो जो मोनो होते हैं, चाहे जो एसिड में बताया था मैंने, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, इसी प्रकार इसमें भी है मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राइबेसिक एसिड बेस। तो अगर इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार अणुभार के बराबर तो नॉर्मलता मोलरता के बराबर, मोनो के लिए, चाहे वो मोनोबेसिक एसिड हो या मोनो एसिडिक बेस हो। अगर तुल्यांकी भार अणुभार का आधा है यानी कि डाई एसिडिक बेस या पहले वाला डाई बेसिक एसिड हो दुई, तो उनकी नॉर्मलता 2 गुनी, त्रि के लिए नॉर्मलता 3 गुनी, सीधा सा हिसाब रखो। मोनो के लिए नॉर्मलता मोलरता के बराबर, दुई के लिए नॉर्मलता मोलरता से 2 गुनी, त्रि के लिए 3 गुनी। तो मोनो के लिए बराबर, दुई के लिए 2 गुनी, त्रि के लिए 3 गुनी, ध्यान रह जाएगी। मोनो के लिए बराबर, दुई के लिए 2 गुनी, त्रि के लिए 3 गुनी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब इसमें एक थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ जाती है
कि बच्चे क्षार और भस्म के बारे में ज़्यादा नहीं जानते कि क्षार और भस्म ये एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, क्षार और भस्म की जो डेफिनेशंस हैं वे दोनों में ही अलग अलग होती हैं। क्षार आर्हेनियस की डेफिनेशन थी ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। ये थी आर्हेनियस की डेफिनेशन। आर्हेनियस। लेकिन जो ब्रोंस्टेड और लोरी थे, ब्रोंस्टेड और लोरी, उन्होंने बताया था कि वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन दे सकते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, और जो प्रोटॉन ले सकते हैं वे भस्म कहलाते हैं। और आपको पता होगा कि प्रोटॉन को हम H पॉजिटिव से शो करते हैं। H पॉजिटिव को ही प्रोटॉन क्यों कहते हैं ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो अगर कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ को H पॉजिटिव देता है, प्रोटॉन कहा गया इसको ब्रोंस्टेड लोरी की कॉन्सेप्ट में, प्रोटॉन देता है तो उसे हम अम्ल कहेंगे, और जो प्रोटॉन लेता है उसे हम क्षार कहेंगे। जैसे HCl प्लस H2O विल बी इक्वल टू H3O1 पॉजिटिव प्लस Cl1 नेगेटिव। तो यहाँ आप देख रहे हैं HCl में से क्या बचा आपका, Cl रह गया, कौन हट गया, H यहाँ H2O था और यहाँ हो गई H3O। तो कहने का मतलब ये है कि ये H हट करके H2O में जुड़ा तो H2O H3 हो गया H3O। तो यहाँ पे H छोड़ा किसने है, छोड़ा दिया किसने है, HCl ने, इसलिए ये अम्ल है। ठीक है, और ये जो बनने वाला सब्सटेंस है इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, सही मायने में हाइड्रोनियम आयन प्रोटॉन की जल योजित अवस्था होती है। द हाइड्रेटेड स्टेट ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। आपने देखा भी होगा कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं उनमें वाटर मॉलिक्यूल इस प्रकार ऐड होते हैं, जैसे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, या इसको कह सकते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो इसी प्रकार जब प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव के साथ में वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है तो उसे हाइड्रेटेड प्रोटॉन कहा जाता है, या हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन, जल योजित हाइड्रोजन आयन या जल योजित प्रोटॉन। आइए दोबारा से, तो जो प्रोटॉन देते हैं उनको हम अम्ल कहते हैं। तो यहाँ HCl ने H पॉजिटिव दिया किसको, H2O को, तो H2O क्या बन गया, H3O हाइड्रोनियम आयन, तो इसको हम अम्ल कहा। अब ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों से प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, ले लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हें भस्म कहते हैं। जैसे NH3 प्लस H2O विल बी इक्वल टू NH4 पॉजिटिव प्लस OH1 नेगेटिव। ये NH3 था और क्या बन गया NH4। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि NH3 ने एक H ले लिया और किस रूप में लिया, H पॉजिटिव के रूप में। तो NH3 में जब H पॉजिटिव हो जाएगा तो NH4 पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे NH3 अमोनिया ने प्रोटॉन लिया है और जो प्रोटॉन लेते हैं उन्हें कहते हैं हम भस्म, एल्कलाइज। तो ये है यहाँ पे भस्म। कोई दिक्कत, जो प्रोटॉन देता है वो अम्ल, जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो भस्म कहलाता है। शायद यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। भस्म जिसके सूत्र में OH उपस्थित हो, ऊपर लिख देता हूं। तो भस्म क्या होते हैं, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, H पॉजिटिव ग्रहण करते हैं। अब NaOH भी प्रोटॉन लेता है, NaOH भी प्रोटॉन ग्रहण करता है और अमोनिया भी प्रोटॉन ग्रहण करती है। तो दोनों में क्या अंतर है, देखिए ये भी भस्म है और ये भी भस्म है। लेकिन यदि भस्म के सूत्र में OH उपस्थित हो
तो उस भस्म को क्षार कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी भस्म है क्योंकि ये भी प्रोटॉन ले लेता है, ये भी भस्म है क्योंकि प्रोटॉन ले लेता है, लेकिन इस भस्म के सूत्र में OH दिखाई दे रहा है तो इसलिए ये क्षार है। NH3 क्षार नहीं है क्योंकि इसमें OH नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सभी क्षार होते हैं, सभी क्षार वे क्या होते हैं? वे भस्म होते हैं। लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं हो सकते हैं। सभी क्षार भस्म होते हैं क्योंकि, फिर सुन लीजिएगा, जो पदार्थ प्रोटॉन ले लेता है, H पॉजिटिव ले लेता है, उसे भस्म कहते हैं। प्रोटॉन NaOH भी लेता है, NH3 भी लेता है, जैसे मैंने नीचे दिखाया हुआ है। ठीक है जी। तो ये भी भस्म है और ये भी भस्म है, लेकिन अगर भस्म के सूत्र में OH उपस्थित हो तो उस भस्म को हम क्षार भी कह देते हैं। तो इसका मतलब जितने भी क्षार होते हैं वे सभी भस्म ही होते हैं, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। NH3 भस्म है लेकिन क्षार नहीं है। ये क्या है? भस्म है ये, लेकिन इसे हम क्षार नहीं कह सकते। ये आपका भस्म है और इसे क्षार भी कहा जा सकता है। तो ब्रोंस्टेड-लोरी ने कहा कि जो प्रोटॉन देता है उसे अम्ल, जो प्रोटॉन लेता है उसे भस्म कहते हैं। वो भस्म जिसके सूत्र में OH उपस्थित हो उसे आप क्षार भी कह सकते हैं। सभी क्षार भस्म होते हैं, सभी भस्म क्षार नहीं हो सकते हैं। NH3 प्रोटॉन लेता है, NaOH भी प्रोटॉन लेता है, लेकिन NH3 के सूत्र में OH नहीं है, इसलिए इसको केवल भस्म कहेंगे, क्षार नहीं कह सकते। NaOH के सूत्र में OH है, भस्म है, इसे क्षार भी कहा जा सकता है। अब यहाँ एक बार नीचे आ जाइए आप। यहाँ अगर आप देखें HCl ने H पॉजिटिव दिया है, लिया किसने है? H2O ने। ब्रोंस्टेड-लोरी ने कहा था कि जो प्रोटॉन लेते हैं उन्हें भस्म कहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे H3O भस्म है। ठीक है जी। अब यहाँ आके बात करते हैं। NH3 से NH4 बना, यानी H पॉजिटिव लिया है इसने। H पॉजिटिव दिया किसने है? वाटर ने, जल ने। और जो H पॉजिटिव देते हैं उनको अम्ल कहते हैं, तो ये अम्ल है। इसका मतलब जल अम्ल और भस्म दोनों की ही भांति व्यवहार करता है, क्योंकि जल का फॉर्मूला H2O होता है और H2O का मतलब होता है HOH। तो इसके सूत्र में H भी है तो अम्ल है, OH भी है तो ये भस्म है। तो आपको एक बार बता दीजिए मुझे कि H पॉजिटिव जो देते हैं वे अम्ल, OH नेगेटिव जो देते हैं वे क्षार। क्षार की अम्लता, किसी क्षार में उपस्थित OH समूहों की संख्या है उसकी अम्लता होती है। तो NaOH में कितने OH होते हैं? एक OH, इसकी अम्लता 1। CaOH ट्वाइस, इसमें कितने हैं? OH 2, तो इसकी अम्लता 2। AlOH थराइस, कितने OH हैं? 3, तो इसकी अम्लता 3। और तुल्यांकी भार बराबर होता है क्षारों का अणुभार बटे अम्लता। क्षारों का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे अम्लता। बस अणुभार निकालिए और नीचे अम्लता आपको दिखी जाएगी। इसको सही कर देता हूं। इसकी अम्लता 1 है, इसकी अम्लता 2 है, इसकी अम्लता 3 है। इसके बाद मैं बताया मैंने अम्ल और भस्म। अम्ल वे पदार्थ जो H पॉजिटिव लेते हैं, भस्म वे पदार्थ जो H पॉजिटिव लेते हैं। जल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जल H पॉजिटिव ले रहा है तो भस्म है, यहाँ पे जो जल है वो H पॉजिटिव दे रहा है, इसलिए यहाँ पे ये अम्ल है। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड या ये पार्ट तुल्यांकी भार पार्ट 3 क्षारों का तुल्यांकी भार पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अच्छी नहीं लगी हो तो कोई वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।